मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद। आज आप सभी के लिए मैं बड़ा ब्यूटीफुल एक बड़ा अच्छा सा लेक्चर लेकर आया हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। But in this lecture, chapter number 4, we have already discussed the basic logics, basic concepts. Chapter number 4 में हमने lecture number 6 तक सब कुछ complete तो कर दिया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस जब तक मैं नहीं बताऊंगा दैट हाउ वी हैव टू डू दोस क्वेश्चंस, बेटे उसका फॉर्मेट, उसका कंसेप्ट तो नो डाउट वी हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ, बट हाउ टू डू इन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो मैं आज ये दो लेक्चर्स आपके सामने लेकर आया हूँ, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। कुछ बातें आज बताऊंगा, कुछ बातें लेक्चर नंबर 9 में बताऊंगा, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को हम कंक्लूड करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने सामने रजिस्टर ओपन करें, प्रैक्टिस रजिस्टर, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, और बेटे कैप्लॉन की हार्ड कॉपी देखिए, मैंने कैप्लॉन की हार्ड कॉपी अपने सामने रखी हुई है। आप कैप्लॉन की हार्ड कॉपी अपने सामने रखें। सॉफ्ट कॉपी से ज्यादा मजा हार्ड में आता है यार। आप दूसरे को देखते हैं चाय पीते हुए, आपको मजा आता है, लेकिन आप खुद पिएंगे तो कितना मजा आएगा, सोचिए। तो इट मींस यू शुड हैव अ हार्ड कॉपी, देन ओनली यू कैन डू क्वेश्चंस इन मोर स्पीड। तो आइए सर, आइए भूपेश आनंद के साथ F9 चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 8, इंपैक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल एंड इन्फ्लेशन। मैंने चारों बातों को डिस्कस कर दिया था जी लास्ट लेक्चर नंबर 7 में, और स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 7 में मैंने इन्फ्लेशन को लेकर पहले 5 टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस किए, और आपको बताया कि लाइफ में हाउ यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। तो एक्चुअली में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आप सभी को आज गुड विशेस देना चाहता हूं कि आप सबने ईमानदारी से पेशेंस रखकर मेरी बातों को सुना, नोट किया, तो आप सबका धन्यवाद है। मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आप खुश होंगे तो आप आगे खुशियां बांटेंगे ना यार। तो मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, एंड फॉर क्लियरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट आपका एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस, स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स लॉजिकली आपको पता होने चाहिए, और तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा जी 4 प्रीरिक्विजिट्स हैं जीतने के लिए। आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। आप जब स्कूल में थे ना, तो आप बड़े प्यार से सब कुछ नोट करते थे, डायरी बनाते थे, फिर होमवर्क करते थे, मंथली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे, रात को पेंसिल शार्प करते थे, अपना बैग रेडी करते थे। जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना, पता नहीं अनऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं, और एसीसी कर रहे हैं, आपको लगता है पता नहीं बहुत बड़ी, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है तो बिना उसके हो जाएंगे। बेटे एमसीक्यू बिना उसके नहीं होने वाले, और स्पेसिफिकली F9 सब्जेक्टिव टाइप। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये तो सब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है बेटे। आपका प्रैक्टिस, आपकी स्पीड, आपके लॉजिक्स, आपके कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ना तो मैं सीख के आया ना आप सीख के आए, जो हम सीखते हैं यहीं पे सीखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में बताया था, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में आपका जनून। आज मैं शाहरुख खान की मूवी दिखाऊंगा। देखिए पहली बात प्री रिक्विजिट है सक्सेस के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि आपकी ईमानदारी, किसी चीज को पाने की चाहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाहत होनी जरूरी है जी। ढीले ढीले रहेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं यार, एक्साइटमेंट के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं, आप मेरे लेक्चर्स देखें ना, मैं कितने एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाता हूं, तो तब वो काम पूरा होता है। दूसरी बात, रेगुलरिटी। आपने देखा है वो पानी झरने का पानी एक पत्थर पे गिरता है, और पानी की औकात क्या है, लेकिन वो बार बार रेगुलर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी उसी पत्थर पे गिरता है, पत्थर की शेप चेंज कर देता है यार। तो रेगुलरिटी आपका कंपल्सरी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड व्हेनेवर यू आर डूइंग प्रैक्टिस, पेन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, और लास्ट में जो लिखा है ना, आपके किसी चीज को पाने का जनून। तो जब आप पूरी जनून से काम करते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उसको देने में मदद करती है। आइए मैं आज स्टार्टिंग में ही आपको बड़ा प्यारा सा एक वीडियो दिखा दूं, जो आपने शायद देखा भी होगा, लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप F9 को ईमानदारी से करेंगे तो पूरी कायनात आपको फर्स्ट लेकर आ जाएगी। बेटे पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी। The one and the winner in Om is a winner. मैं चाहता हूं कि आपको मैंने तुम्हें सीन में लेकर आऊं, जो मैं सीन
एक छोटा सा डायलॉग मैं चाहता हूं कि आप सुने। जब आपके पास F9 की फर्स्ट अटेम्प्ट या ACC जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? पाने की कोशिश की है मैंने ACCA तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे मैंने इतने जुनून से तुम्हें पाने की कोशिश की है ACCA ग्लोबल CA कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की तुमसे मिलाने की कोशिश की। साजिश की है। सुनना, आप ध्यान से सुनना। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल किसी चीज मतलब ACCA को से चाहो तो दिल पूरी से चाहो कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? आइए दोस्त, इसी भावना के साथ, इसी बात के साथ हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, इसलिए आज लेक्चर 8 में कुछ बातें मैंने बतानी है। लेक्चर 8 और 9 में ध्यान से सुनना। कंसेप्ट सब बता चुका हूं, बट द पॉइंट इज आप जब लड़ाई करने जाएंगे मैदान में, महाभारत की जब तैयारी होगी, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, तो आपको क्या करना है वो बातें आज बताने वाला हूं। आपके पास टूल्स हैं, आपके पास हर चीज है, आपके पास सब कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, बट उस दिन एक्चुअली में एक्ट कैसे करना है? देखिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक वी आर डूइंग अप्रेजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, and we are in chapter number 4, that how we can appraise the investments, or the chapters are linked. As up to this date we have seen that there are 3 steps basically whenever I want to do an investment. First is the outflow, you know, how much is the outflow which is there, and how much is the inflow which I am getting from there. And then because these inflows are future, then we calculate present value, we calculate present value of outflows, we compare it, we calculate NPV. तो मैंने ये 3 स्टेप्स लिखे हैं, आपने 10 बार देख लिया बेटा। ये स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लोस, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लोस, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। वी हैव सीन दैट। अब आपको पेपर में जब मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के एग्जामिनेशन किट के, तो मैं क्या करूंगा, शुरू के क्वेश्चंस में पता क्या करूंगा, मैं इसको सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा, इसको सेपरेटली कैलकुलेट करूंगा, इसको सेपरेटली करूंगा। इसका मतलब मैं 3 स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। आई विल प्रिपेयर स्टेटमेंट नंबर 1, आई विल प्रिपेयर स्टेटमेंट नंबर 2, एंड आई विल प्रिपेयर स्टेटमेंट नंबर 3। बट ACCA BBP कैपलॉन में देखें तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बनाई है। धीरे धीरे हम भी एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, बट द पॉइंट इज आप शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में जब आप एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे। डरना है ही नहीं, मैंने आपको टेक्निक बताई है, वर्किंग नोट बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आप शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में क्या करें, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लें। वैसे you know that what are the components of outflows, and you know that what I mean by total cash inflows, that is operating plus terminal, and how we can calculate operating, and you also know that how we can calculate net present value, that you are all aware of. मैं चाहता तो सीधा कंबाइंड भी करा सकता हूं, लेकिन बेटे मैं चाहता हूं ना कि मैंने खुद जब एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस किए तो मुझे लगा कि अगर इस तरह से किया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आपके लिए मैंने कुछ बातें लिखी हैं। अब ये जो बातें है ना, बीपीपी की वर्कबुक एग्जामिनेशन किट कैपलॉन की करने के बाद मुझे समझ आई। आप लिखेंगे तो आपके लिए ये समझ लीजिए बादाम रोगन है। मुगली गुट्टी 555 लिखने। फॉर्मेट्स मैंने लिखा जी, तरीके, फॉर्मेट्स और स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी। फॉर्मेट्स और steps to be followed while calculating net present value with the impact of tax, with the impact of depreciation, with the impact of inflation, with the impact of working capital। सब कुछ इकट्ठा भी आ सकता है यार, घबराना नहीं है। मैंने आपको लॉजिक्स, कंसेप्ट सब बता दिए, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, आप टेंशन मत लेना, बस आप हिम्मत करना। स्टेप नंबर 1, रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। मैंने कहा जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होंगे। स्टेप नंबर 2 प्रिपेयर अ टाइमलाइन, वर्किंग नोट बनाना, समय की रेखा बनाना। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं, समय की रेखा। स्टेप 3 फॉर्मेट्स। मैंने कहा जी फॉर्मेट स्टार्टिंग में आप 3 बनाना, धीरे धीरे हम फिर 1 में आ जाएंगे बेटे, 1 में आ जाएंगे, कंबाइंड में आ जाएंगे, ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 डू सेल्फ टॉक इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पढ़ें
तो अपने आप से बातें करना कि ये पूछ क्या रहा है, क्या इसमें इन्फ्लेशन है, क्या इसमें वर्किंग कैपिटल है, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या कैश इनफ्लोज रियल है, क्या डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज है, क्या स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट है, क्या एसेट है, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या WDV है, क्या इसमें बैलेंसिंग अलाउंस है। बेटे ये सारी बातें आपको खुद करनी है और घबराना नहीं है। धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें अपने आप आ जाएंगी, न्यूरो के कंसेप्ट में जाकर ये चेन बना लेंगे, अपने आप वो बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप मुझे बताइए, जब बचपन में आप पेपर देते थे 12th क्लास और 10th क्लास में, अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया जो आपके उस सिलेबस का नहीं है, बट यू हैव रेड इन समवेयर इन द स्कूल, किस तरह से वो ऑटोमेटिकली चेन बन के आपके सामने आ जाता है, आप याद कर लेते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं, आप याद कर लेंगे। गिव द रिकमेंडेशन एट द लास्ट। फ्रेंड्स, in the beginning, as I have told you, it is better to prepare, or it is better to calculate present value separately. That is present value separately for cash outflows, present value for inflows. Prepare a two statement. I will prepare a separate statement for calculating present value of outflows, a separate statement for calculating present value of inflows, a separate statement for calculating NPV. जल्दबाजी ना करें स्टार्टिंग में, धीरे 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 धीरे। सब्र का फल श्रद्धा और सबरी मीठा होता है। मैंने यही बात लिखी है, आप लिखें। बड़ी प्यारी सी बात है यार, अपनों से अपनी सी बात है, मन की बात है। मैंने लिखा, फ्रेंड्स, इन द बिगिनिंग इट इज बेटर टू कैलकुलेट present value of outflows and inflows separately by preparing separate statements, and once you get command, जब एक बार आपको उसके ऊपर कमांड आ जाए, फिर जैसे मर्जी कर लेना। फिर तो हम सीधा ACC कैप्लन BBB का तरीका लगाएंगे, एक कंबाइंड स्टेटमेंट ही बनाएंगे, उसी में सब काम कर देंगे। ठीक है जी। तो मैंने लिखा है, एंड व्हेन यू गेट अ कमांड देन प्रिपेयर ओनली वन कंबाइंड स्टेटमेंट। बेटा लिखा है मैंने खाली बुक से टिक टिक करके नहीं क्वेश्चन करा दिए, PPT से नहीं कराए, हैंड रिटन स्लाइड्स, आपको अपने नोट्स दिए, आपको अपनी बातें समझाई हैं। मैं आपकी जगह गया और मैंने सोचा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एक स्टूडेंट को। ठीक है जी। तो आइए फॉर्मेट लिखिए। पहला, अगर मैं सेपरेटली फॉर्मेट करूं तो आई विल प्रिपेयर one statement showing calculation of present value of outflows, and we know what are outflows: investments, property, plant, equipment, introduction of working capital. Working capital can be introduced in the zero period or in the within the year. वो सब बातें मैंने लिख दी हैं। फर्स्ट कॉलम बेटे सबने बनाना है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जितना हाथ चलाएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ईयर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम आउटफ्लोज है, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है, फोर्थ कॉलम प्रेजेंट वैल्यूज है। ईयर बेटे जनरली आउटफ्लो जीरो पीरियड में ही होती है। आप जब एसेट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी कुछ करते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, इट इज ऑलवेज 99.99 इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ईयर 000। जो भी ईयर होगा आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि ईयर एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी हो सकता है। ठीक है जी। फिर लैंड फर्स्ट ईयर, जीरो पीरियड का फर्स्ट फैक्टर होता है, फिर इसका फर्स्ट फैक्टर, इसका फर्स्ट फैक्टर, इनिशियल वर्किंग कैपिटल, and then we calculate present values, and then in the year we add additional working capital. अब आपको मैंने बताया बेटा वो सेकंड ईयर भी हो सकता है, मैंने तो एग्जांपल के लिए सेकंड लिख दिया। जो भी ईयर होगा हम उस ईयर को लिख देंगे। जब हम वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेटे हमारी जेब से आउटफ्लो है, हम लिख देंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि सेकंड ईयर में कुछ भी ईयर होगा लिख लेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। मैंने कहा जी मुश्किल कुछ भी नहीं है। शुरू के एक दो क्वेश्चनों में आप सेपरेट स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे आपके माइंड में वो चीजें बस जाएं, फिर कंबाइन कर लेना यार। आप बताओ, जब स्टार्टिंग में कार चलाना सीखते हो तो गियर्स को देखते हो ना, पहला, दूसरा, तीसरा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बिना देखे आप गियर चेंज करते हो। बस वही करना है। Step number 2, separate statement for inflows, and I have told you total cash inflows is equal to operating cash inflows plus terminal cash inflows, and I have told you operating cash inflows can be calculated which are due to trading cash flows, which can be calculated by two methods. One is profit after tax plus depreciation, and second is which we will be following in the ACCA, Kaplan and BBB, that is cash profit after tax plus tax allowance or tax saving on depreciation। बटे बड़ी मेहनत करके आपको इसके लॉजिक्स भी बताए थे मैंने। ठीक है सर। तो आप देखिए जी, फर्स्ट कॉलम है ईयर, सेकंड कॉलम है कैश फ्लो, थर्ड कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फोर्थ कॉलम है प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है जी। ईयर तो जो भी होगा फर्स्ट ईयर से ही होगी ट्रेडिंग, तो जीरो पीरियड में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है सर।
इक्वल है तो इक्वल लिख देंगे, अनइक्वल है तो अनइक्वल लिख देंगे, क्योंकि अगर इक्वल होगी तो वी विल यूज एन्युटी फैक्टर, फिर हम एक ही बार लिख के एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मैंने जान के लिखा अनइक्वल। अच्छा बेटे, 5th ईयर में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है, तो 5th ईयर में 2 तरह की इनफ्लोज होंगी, एक ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज और दूसरी टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लोज ड्यू टू 2 रीजंस, वन इज द रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, बंद कर दिया, जा रहा हूं, टर्मिनेट कर दिया है, तो जो वर्किंग कैपिटल मैंने लगाया था वो रिकवर हो जाएगा, प्लस द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट, जो एसेट मैंने कबाड़ी वाले को बेचा, वो जो 2 पैसे आएंगे, दैट इज टर्मिनल, दैट इज ओनली इन द लास्ट ईयर, दैट इज नॉन रिकरिंग, तो मैंने वो ऐड किया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लास्ट में एनपीवी निकाल देंगे। अच्छा, जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, है ना, जब आपका हाथ पक्का हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही कंबाइंड स्टेटमेंट बनाएंगे और उसी में सारी इनफ्लोज लिख देंगे, आउटफ्लोज को ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, इनफ्लोज को कुछ भी नहीं लिखेंगे, आंसर नीचे निकाल देंगे। मैंने फॉर्मेट आपके सामने लिखा है, आप एक बार पहले लिख लीजिए। कंबाइंड स्टेटमेंट जो हम अल्टीमेटली फॉलो करने वाले हैं एग्जामिनेशन किट में या स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस में, कंबाइंड स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कंबाइंड, सब कुछ कंबाइन कर देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उस केस में फॉर्मेट में हम जनरली टाइम पीरियड को टॉप में लिखते हैं। आई रिपीट, मैं टाइम पीरियड को टॉप में लिखूंगा और कैश फ्लोस को रोज में लिखूंगा, मतलब टाइम पीरियड्स को कॉलम्स में लिखूंगा, ठीक है, और रोज और रोज में कैश फ्लोस लिखूंगा, आउटफ्लो, इनफ्लो, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग, टर्मिनल, कुछ भी। तो आप देखें मैंने क्या क्या किया, टाइम पीरियड में मैंने लिखा जी, मैंने लिखा T0, T1, T2, T3, T4, T5, मैं एज्यूम कर रहे 5 साल है। अच्छा, पहली इनफ्लो कैश फ्लो है बेटा, ये कैश फ्लोस हम रो वाइज लिख रहे हैं, टाइम पीरियड हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, टॉप में लिख रहे हैं, कॉलम वाइज लिख रहे हैं। बेटे ये फॉर्मेट लगाओगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हम सारे क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट के ऊपर, तो बेटे वो आउटफ्लो होगी और 0 पीरियड में होगी, वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस की, आउटफ्लो होगी 0 पीरियड में होगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, आउटफ्लो होगी 0 पीरियड में होगी। और मान लेते हैं वर्किंग कैपिटल आपको 3rd ईयर में भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी या 2nd ईयर में करनी पड़ी, तो मैंने अज्यूम किया 3rd में करनी पड़ी, तो मैंने 3rd में ब्रैकेट लगा दिया, बाकी सभी जगह डैश 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 जान के लिखा, डैश डैश की आपको लगे पता चल जाए इसमें कुछ नहीं। फिर हम एक सेपरेट वर्किंग नोट से ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टैक्स कैश, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स अलाउंस, शील्ड, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। अब ये इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, इक्वल होगी तो आप समझ रहे हैं ना, पर म्यूचुअली भी हो सकती है, ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग, बाकी डैश डैश करती है, 0 पीरियड में तो ऑपरेटिंग होगी नहीं। अच्छा, टर्मिनल कैश इनफ्लो कब होगी, खाली एंड में होगी, तो मैंने खाली एंड में लिखा। बेटे मैंने आपके एग्जामिनेशन किट के सारे क्वेश्चंस किए, बीबीपी की वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस किए, और मेरे को ये लगा कि अगर फॉर्मेट अगर आपको ये समझ आ गया तो आप समझ लीजिए 99.99 सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट से हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आप कमर सीधी करके ना बैठे और उसको नोट ना करें तो ये तो आप समझ लीजिए आपने खुद ही अपने लिए नुकसान शुरू कर दिया। दोबारा एग्जामिनेशन फीस पे करने का मन है तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद टर्मिनल कैश इनफ्लोस के बाद टोटल की लाइन डाल देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, मतलब जो माइनस है जो प्लस है, नेट प्लस या नेट माइनस निकालकर उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लोस। मतलब हमने नेट कैश फ्लोस कॉलम वाइज निकालना है, टाइम पीरियड वाइज निकालना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब पहले केस में तो माइनस ही आएगा क्योंकि आउटफ्लोज है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने जान के प्लस प्लस लिख दिया, देख लेंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको पता ही है बेटे, टेबल से भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर से निकाल भी सकते हैं। और लास्ट में फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेंगे और ये आउटफ्लोज होंगी एंड वी कैन कैलकुलेट एनपीवी। मैं आपको फिर कहता हूं आप फेल हो जाएंगे अगर आपने इस फॉर्मेट को नहीं बनाया। कंबाइंड स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, इतनी मेहनत तो कोई करता ही नहीं यार जितनी मैं करके आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उठा रहा हूं, करा रहा हूं है? कोई हैंड रिटन स्लाइड्स नहीं बनाता, आप किसी टीचर को देखो तो सही यार, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको पास कराना, है ना। तो लिखो कैलकुलेशन, कंबाइंड स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने टाइम पीरियड ऊपर लिख दिया कॉलम वाइज, फिर कैश फ्लोज लिख दी और फिर आपने एनपीवी निकाल दिया। ठीक है सर, लास्ट में एक दो बातें समझनी है, बाकी सब हो गया, बहुत हो गया सर।
अब हम आएंगे लड़ाई में। महाभारत की तैयारी है, तैयारियां हो गई, अब लड़ाई करेंगे। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, टेक कैश फ्लोज डाउन द साइड एंड टाइम अक्रॉस द टॉप। मतलब टॉप का मतलब कॉलम वाइज, टॉप द साइड का मतलब रो वाइज। अब ये मत पूछना रो क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रिपेयर अ सेपरेट ईयर, सेपरेट कॉलम फॉर अ ईयर। अगर आपको लिखा जाए कि टैक्स हम एरियर्स में पे कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर का टैक्स सेकंड ईयर में पे होगा, सेकंड ईयर का टैक्स थर्ड ईयर में पे होगा, तो एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। वो बात मैंने लिख दी है, एड एन एक्स्ट्रा ईयर इफ टैक्स इज डिलेड। ठीक है सर। अच्छा, इन्फ्लेशन तो वैसे मैं बता ही चुका हूं, आपको पता ही है, फिर भी मुझे लगा तीन चार बातें अगर आप लिख लें तो मुझे अंदर तसल्ली मिलेगी यार। सी पॉइंट में लिखा जी, रिकमेंडिंग टिप्स फॉर द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। प्लीज राइट डाउन द रिकमेंडेड टिप्स बाय भूपेश आनंद फॉर इन्फ्लेशन। टेबल बना लें, रिकमेंडेड टिप्स। यस, फॉर इन्फ्लेशन। आप सब लिख रहे हैं, आपका ध्यान इस समय रिकमेंडेड टिप्स फॉर इन्फ्लेशन को लिखने के लिए है। पेज को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। मैंने यहां पर बताना है कि इसका इन्फ्लेशन करना है या नहीं, कुछ लिखेंगे तो समझ आएगा, भले आपको आता है फिर भी लिख लेंगे। फर्स्ट आइटम लिखी मैंने, ट्रेडिंग कैश फ्लोज के साथ क्या करेंगे और व्हाट यू विल डू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एक ही बात है, यू हैव टू डू इन्फ्लेशन, यू हैव टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। वी हैव सीन, हमने देखा जब हमने मनी टर्म्स में किया तो उसकी इन्फ्लेशन किया, तो मैंने लिखा टू बी इन्फ्लेटेड। ठीक है सर। एक बच्चा कहता मुझे पता था, अच्छी बात है, पता था। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, वी हैव सीन दैट देयर इज अ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। अच्छा आप ये बताओ, जब 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 जो मूल होगा, जो आम का पेड़ होगा, उससे आम ही निकलेंगे। जब मैंने कहा जी कैश फ्लोज ही मैंने मनी टर्म्स की कर दी और उन्हीं को इन्फ्लेट कर दिया, तो फिर जो टैक्स निकालूंगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली टैक्स भी तो मनी टर्म्स में आएगा। तो वही बात लिखी है, आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखवाया है। कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल टू बी कैलकुलेटेड एज नॉर्मल ऑन मनी फ्लोज। जैसा बेटे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। पेरेंट्स मान लो काले रंग के तो बच्चे भी काले रंग के होंगे। इसका मतलब जब कैश फ्लोज ही मनी टर्म्स की हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो भी तो मनी टर्म्स का होगा, उसको कोई इन्फ्लेट विन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। कैश आउटफ्लोज, अच्छा आप एक चीज बताओ बेटा, कैश आउटफ्लोज हम हमेशा मानते हैं जीरो पीरियड में होगी, तो उसमें इन्फ्लेशन का कोई असर ही नहीं होता। आज ही खरीद रहे हैं, जब हमने आज ही आपने लेक्चर्स परचेज किए, आज ही ये प्राइस था, हम तो भविष्य में प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो आपको उससे क्या लेना है। यहां पे कोई इन्फ्लेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बेटे हम किसके ऊपर निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा इन्वेस्टमेंट का वही जीरो पीरियड में, बार बार थोड़ी होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल, वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल इन मनी टर्म्स। वी हैव सीन दैट सेल्स के ऊपर रिलेट करती है या ऑपरेशन के ऊपर रिलेट करती है। सेल्स बढ़ेगी और सेल्स फ्यूचर में होगी तो वर्किंग कैपिटल भी प्लस माइनस होती है। वर्किंग कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड इन मनी टर्म्स। इन बातों के साथ मैं आ गया जी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 के पास। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सच में समझदार बच्चे हो गए तो आप सभी क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लेंगे, कैपलॉन ओपन कर लेंगे और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मैं आज आपके सामने इस क्वेश्चन को पहले पहले भी बताया था जब मैंने डेप्रिसिएशन कराया था, लेकिन आज फुल फ्लेज करेंगे हम इस क्वेश्चन। ठीक है सर। An asset is bought for $10,000. एक एसेट $10,000 में खरीदा गया and will be used on a project for 4 years after which it will be disposed of. वो कहता है जी एक एसेट हमने खरीदा है ना, जिसको हम 4 साल के बाद डिस्पोज ऑफ कर देंगे, बेच देंगे, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। टैक्सेस पेबल 30%। कहता है जी कॉर्पोरेशन टैक्स एप्लीकेबल है 30% का। 1 ईयर इन एरियर, देखो क्या लिखा है 1 ईयर इन एरियर। इसका मतलब आप आज का टैक्स, फर्स्ट ईयर का टैक्स फर्स्ट ईयर में नहीं देते, सेकेंड ईयर में देते। इसका मतलब फोर्थ ईयर का टैक्स फोर्थ ईयर में नहीं दोगे, फिफ्थ ईयर में दोगे। इट मीन आपको एक कॉलम ईयर का और बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। कैलकुलेट टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन एंड हेंस। अच्छा उसके बाद वो कहता है जी डेप्रिसिएशन जो है 25% की लगेगी रिड्यूसिंग बैलेंस में।
WDV, बचपन आपका गुजरा यार WDV में. Calculate tax allowable depreciation and hence the tax saving for each year if the proceeds on disposal of the assets are, वो कहता है ये अगर हमने वो एसेट 4 साल के बाद, है ना, यहां पर बेचा, कितने का, 2500 का बेच भी दिया, तो आप बताओ यहाँ पे बैलेंसिंग अलाउंस होगा, बैलेंसिंग चार्ज होगा, और उसके बाद मैं पहले बी पार्ट को बाद में देख रहा हूं, फिर देख रहा हूं इफ दिस इफ नेट इनकम, ट्रेडिंग इनकम इज 8000. बेटे ट्रेडिंग इनकम है, ट्रेडिंग कैश फ्लोस नहीं है. इसका मतलब ट्रेडिंग इनकम है. आपको पता है ट्रेडिंग इनकम प्रॉफिट में और कैश फ्लोस में डिफरेंस होता है. ये ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है सर. Based on your answer and this cost of capital is this, calculate based on part A, calculate NPV of the project. दोस्तों आप अगर ध्यान से एक बार और पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली और ज्यादा बातें समझ आएंगी दोस्तों. और मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ें. मैं अभी आपके सामने हाथ ऊपर करके खड़ा हूं, मैं बोलूंगा भी नहीं दोस्तों, आप पढ़ें. आप में से अगर कुछ बच्चों ने पढ़ लिया तो इसका चित्र बनाना स्टार्ट कर दें, टाइमलाइन बनाएं. हम इस क्वेश्चन को पूरा ईमानदारी से ए और सी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बी देखेंगे. ए और सी, क्योंकि सी में ए की बात ही कह रहा है, तो ए और सी पूरा कंप्लीट करेंगे. पहले इसका ए पार्ट करेंगे और फिर हम इसका सी पार्ट करेंगे, बी पार्ट इसके बाद करेंगे. उसके लिए आपका इस क्वेश्चन का में क्या करना बेटे, वर्किंग नोट बनाना, टाइमलाइन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट. तो मैंने लिखा फ्रेंड्स, दोस्तों, इट इज एडवाइजेबल. कितने प्यार से कह रहा हूं यार, कैप्लान बीबीपी भी नहीं कहते यार, और कोई टीचर भी नहीं कहता, जैसे मैं प्यार से कह रहा हूं. दोस्तों इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर टाइमलाइन एंड फॉलो द स्टेप्स टोल्ड टू यू अर्लियर. मैंने कहा जो मैंने आपको इतने महीने, इतने क्लासेस में बताया, बार बार देखो, 1000 बार देखो, उनको फॉलो करना. ठीक है सर. हमने वर्किंग नोट 1 में टाइमलाइन बनाई. दिस इज माय टाइमलाइन, दिस इज T0 एंड दिस इज T4. इन द T0 my outflow is $10,000 and tax rate is 30% which is to be paid after 1 year and depreciation is 25% reducing balance. तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसके साथ साथ जो जो मुझे बातें समझ आई उसको लिख दिया. कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है टाइमलाइन बनाना. अब क्या आपकी दोस्ती हो जाती है जब आप टाइमलाइन बनाते हैं, काफी हद तक आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होता है. ठीक है सर. तो मैं आ गया जी सबसे पहले, क्योंकि ए पार्ट में उसने कहा कि आप ये बताओ हाउ मच इज अ डेप्रिसिएशन एंड हाउ मच इज अ टैक्स बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज. आपको पता है डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल हम चार्ज नहीं करते. इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल वी कैलकुलेट बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज. एंड फॉर दैट आई हैव टू प्रिपेयर अ टेबल बिकॉज आई वांट दैट यू शुड अंडरस्टैंड. आप सब अपने हाथ से रजिस्टर में रूलर लेकर लाइन ड्रॉ करो. पहला कॉलम है बेटे टाइम का, ईयर का. ठीक है सर. दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का. ठीक है सर. तीसरा कॉलम है अमाउंट का. ठीक है सर. फोर्थ कॉलम है टैक्स सेविंग का. ठीक है सर. फिफ्थ कॉलम है टाइम ऑफ रिलीफ का. मैं तो कहता हूं भले ही कैप्लॉन में आंसर दिया भी हुआ है, गोली मारो उसको जिस तरह से मैं करा रहा हूं. और अगर आपने अभी भी नहीं किया तो कब करोगे यार? ऐसे करोगे तो समझ ज्यादा आएगा. ठीक है सर. 0 1 2 3 4 4 साल है, मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4. वैसे तो 5 इयर्स लिखना चाहिए. अभी बताऊंगा 5 इयर्स क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि टैक्स हम 1 साल के एरियर में दे रहे हैं. और मैंने अभी अभी लिखवाया था कि अगर टैक्स आप 1 साल के एरियर में दे रहे हैं तो 1 ईयर का एक और ऐड कर दें. ठीक है सर. प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मैंने खरीदी $10,000 में. डेप्रिसिएशन का रेट है 25%, आपको पता ही है. तो 25% आप निकालें. कैलकुलेटर आपके पास है, मैंने कैलकुलेटर से किया है. ये आंसर आपके पास आ जाएगा $2,500 का डेप्रिसिएशन आएगा. उसके बाद WDV इज $7,500. बेटे WDV क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. अच्छा पहले क्या करते हैं हम, एक बार डेप्रिसिएशन निकालना समझ लेते हैं, फिर इसका टैक्स बेनिफिट और उसका टैक्स रिलीफ कब मिलेगा, टाइम ऑफ रिलीफ वो देखेंगे बाद में. ठीक है जी. सेकंड ईयर में आ जाइए बेटे. 25% निकालो ना
किसका? 7500 का। 7500 का 25%, 1875, और WDV आ गया जी 5625। अब इसका 25% अगर हम निकालें तो 5625 का 25% कैलकुलेट करें तो ये आया था 1406। नहीं करोगे तो भाई मेरे पास कोई दवाई नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये कर लो। इतना मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे तो फिर भैया छोड़ दो एसी से, क्या करना है आपने। अच्छा, फोर्थ ईयर में आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे क्योंकि फोर्थ ईयर में हमने उस एसेट को सेल कर दिया। जिस ईयर में हम सेल करते हैं हम उस ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, हम बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज निकालते हैं। तो 2500 का बेचा, 4219 था। अगर मैं इंडिया की भाषा में बोलूं इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और अमेरिका लंदन की भाषा में बोलूं इट इज बैलेंसिंग अलाउंस। क्योंकि लॉस हो गया है, इसमें मुझे टैक्स की सेविंग होगी, तो 1719 रुपए का मुझे नुकसान हो गया। 2500 टर्मिनल कैश इनफ्लो है, बट 1719 इज बैलेंसिंग अलाउंस। पहले बताओ ये बात समझ आ गई क्या सबको? डेप्रिसिएशन निकालना आ गया क्या? इजी है, मुश्किल नहीं है जी। अच्छा आप ये बताओ, मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में ये बताया था कि डेप्रिसिएशन अपने में मरा हुआ है। डेप्रिसिएशन का अपने में कोई वजूद ही नहीं है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन से पैसे बाहर नहीं जाते। लेकिन क्या होता है, भागते चोर की लंगोटी काफी है यार। मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से जो आपको टैक्स में बचत हो जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माना गया है, उससे प्रॉफिट्स कुछ कम आएंगे, उससे टैक्स कम देंगे, तो डेप्रिसिएशन की वजह से जो टैक्स बच गया उसको बोलते हैं टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। वो लेते हैं, ठीक है जी 30%। आप बताओ जी 2500 का 30%, 750, 30% 563, 30% 422, 30%, 30%, 30%, 1719 का 516। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि वो क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज बी पेड आफ्टर 1 ईयर। तो मैंने क्या किया, ये जो पहले 750 रुपए की टैक्स सेविंग हुई जो फर्स्ट ईयर में होगी, लेकिन इसका मुझे बेनिफिट सेकंड ईयर में मिलेगा, तो मैंने इसलिए एरो डालकर नीचे कर दिया। सबको देखो एरो डाल दिया, एक एक साल बाद मिलेगा। इसका मतलब फोर्थ ईयर का बेनिफिट जो बैलेंसिंग अलाउंस का बेनिफिट है टैक्स सेविंग का ऑन द लॉस ऑन द बैलेंसिंग अलाउंस, वो फिफ्थ ईयर में मिलेगा, तो मैंने फिफ्थ ईयर लिखा है। मैं भूपेश आनंद आ गया। मैं एनपीवी कैलकुलेट करूंगा दोस्त, एनपीवी निकालूंगा, और एनपीवी मैं कंबाइंड फॉर्मेट से ही कर रहा हूं, कंबाइंड स्टेटमेंट ही बना रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने काफी सारी बातें सिखा दी हैं। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कॉलम वाइज T0, T1, T2, T3, रो वाइज कैश फ्लोस, कैश फ्लोस, कैश फ्लोस। इस तरह की प्रेजेंटेशन दें। अभी 15 मिनट पहले मैंने यही तो बात बताई थी आपको, तो आप लाइन ड्रॉ करें पहले तो। सब बच्चे, सभी के सभी बच्चे लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं। ऊपर हेडिंग लिखिए, कंबाइंड स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, T0, T1, T2, T3, T4, T5। क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना है बेटे, धज्जियां उड़ा सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, आपने बस वो कला सीखनी है। ठीक है जी। एसेट परचेस्ड, आपने स्टार्टिंग में एसेट खरीदा, मशीनरी परचेज की $10,000 की। अच्छा वो जीरो पीरियड भी होगी। अच्छा क्योंकि आउटफ्लो तो ब्रैकेट में कर दिया। अच्छा फिर मैंने बाकी सब ईयर्स में डैश 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 कर दिया। अच्छा नीचे लिखा हुआ सी पार्ट में कि ऑपरेटिंग इनकम, कैश फ्लोज नहीं लिखा, ऑपरेटिंग इनकम इज $8,000। इट मींस वो इनकम ट्रेडिंग इनकम है, उसमें आपको टैक्स पे करना है। आपकी कैश इनफ्लोस अलग तरह से आएगी, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैसे आएगी, कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। तो मैंने
उसको लिखा ऑपरेटिंग इनकम। पहले जीरो पीरियड में तो होगी नहीं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। अच्छा जान के ना मैंने 5 साल का कॉलम बनाया, क्योंकि जब टैक्स एरियर में पे करते हैं तो 1 साल का हम ज्यादा बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी डैश कर दिया। पहले बताओ ये बात सबको समझ आ गई, ये वाली बात सबको समझ आ गई। 8,000 8,000 8,000 8,000। अच्छा इसमें टैक्स देना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू टेक कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेट इट बी प्रॉफिट, दिस इज इनकम। तो 8,000 में 30% जब मैं दूंगा तो भैया 2,400 का टैक्स दूंगा। अच्छा टैक्स की छूट, टैक्स मुझे 1 साल के बाद देना है, ठीक है जी। तो मैंने फर्स्ट ईयर से नहीं करके सेकंड ईयर से 2,400 और फिफ्थ ईयर में भी टैक्स की छूट मेरे को मिल गई। इट मींस आई हैव टू पे टैक्स आफ्टर 1 ईयर इन एरियर, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ईयर टैक्स आई हैव टू पे इन द सेकंड ईयर टैक्स आई हैव टू पे इन द थर्ड ईयर टैक्स आई हैव टू पे इन द फोर्थ ईयर, एंड फोर्थ ईयर टैक्स आई हैव टू पे इन द फिफ्थ ईयर। टर्मिनल कैश इनफ्लो, बेटे देखो आप कैप्लॉन का आंसर देखोगे ना तो वहां पे टर्मिनल का वर्ड नहीं लिखा, भूपेश आनंद ने बताया टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो दो वजह से होती है, एक तो रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल और दूसरा सेल ऑफ एसेट। रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल तो है नहीं क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं की। सेल ऑफ एसेट है 2,500 का, वो कौन से ईयर में बेचा है? 2,500 फोर्थ ईयर में, तो डैश 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 2,500 डैश। अच्छा अभी अभी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, और मैंने आपको बताया भी था कि कौन से ईयर में मिलेगा। तो सेकंड ईयर से मिलना शुरू होगा 750, वी हैव ऑलरेडी सीन 563, 422, 516, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट। बेटे अब क्या है, प्लस माइनस करना है, कॉलम वाइज टोटल कर दीजिए। जीरो पीरियड में देखें तो 10,000 की आउटफ्लो है, फिर 8,000 की इनफ्लो, इनफ्लो 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 आउटफ्लो, क्योंकि ये ब्रैकेट है बेटे, ये देखो ब्रैकेट है आउटफ्लो। फिफ्थ ईयर में टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब इसके बाद तो मुझे मत गए बेटे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। यार मैंने तो जान निकाल दी आपके सामने क्वेश्चन की, और आप है कि ढीले ढीले बैठे हैं, कभी लेटते हैं, कभी वॉशरूम जाते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी मोबाइल फोन देखते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को जो अपने लिए सीरियस नहीं है। आप मेरे लिए क्या सीरियस होंगे दोस्त, छोड़ दो बेकार की बातें। एनपीवी कैलकुलेट कर दी मैंने, $11,796। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया, क्योंकि मैंने आपको वादा किया, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने वादा किया, मैं सब कराऊंगा, आप करो या ना करो, मैं तो वादा निभाऊंगा यार। आ जाओ, आओ सर, कहां पे आना है, आओ ना बेटे, ए बेटे कैप्लन खोलो ना, कैप्लन ओपन करो ना, कर दो ना बेटे यार, हिम्मत करो थोड़ी सी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे ये बहुत चुटकियों में हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको जब कराया था उस समय भी बताया था, लेकिन पूरा कंप्लीट फिर करा रहा हूं। वर्किंग कैपिटल इज आउटफ्लो एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज अ टर्मिनल कैश इनफ्लो। जस्ट रीड द क्वेश्चन। अ कंपनी एक्सपेक्ट्स सेल्स फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट टू बी 2,25,000 in the first year, growing at 5% per year. A company expects sales for a new project. वो कहता है जी नया प्रोजेक्ट कंपनी बनाना चाहती है, 2,25,000 रुपए की सेल होगी, डॉलर्स की, 4 साल चलेगा। वर्किंग कैपिटल 10% लगेगी सेल की, which is to be needed in the starting of the year। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, वर्किंग कैपिटल तो स्टार्टिंग में ही होती है ना, क्योंकि तभी तो काम करोगे, तभी तो प्रोडक्शन करोगे, तभी तो बेच पाओगे। ठीक है जी। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल फ्लोज फॉर द इनकॉर्पोरेशन इनटू एनपीवी कैलकुलेशन। वेरी राइट, आराम से बेटे। पहले तो इससे बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं, लॉजिकली बताई हैं, सब आपको फॉर्मेट बनाए हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार अच्छी तरह से पढ़िए। मैंने तो उसके फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। आप क्वेश्चन पढ़े। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी। मैंने कहा जी 4 साल तक प्रोजेक्ट चलेगा, फर्स्ट ईयर में 2,25,000 की सेल करोगे,
जो सेकेंड ईयर में 5% से बढ़ जाएगी, फिर थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर के ऊपर 5% बढ़ जाएगी, फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर के ऊपर 5% बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल की जरूरत है 10% ऑफ सेल्स। ओके, आराम से टाइमलाइन बनाइए। 2,25,000 T4 फ्रेंड्स, as working capital is related on sales, so we will calculate sales firstly। ये प्यारी प्यारी बातें रखिए। मैंने कहा दोस्तों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की मोहब्बत, वर्किंग कैपिटल का इश्क सेल्स के साथ है, इसलिए हम पहले सेल्स कैलकुलेट करेंगे। आओ मैं सबसे पहले सेल्स ही निकालूंगा। दोबारा से मैंने क्या किया, कॉलम वाइज टाइम पीरियड रख दिए, ऐसे कैश फ्लोस ले ली, टॉप में टाइम पीरियड, रो वाइज साइड में कैश फ्लोस, यहां पे सेल्स लिखा है सबसे पहले। अच्छा 2,25 तो दिया ही हुआ है। एक बच्चा ढूंढ रहा है, वो खुजला रहा है सिर पे, उसको दिखाई नहीं, वो नींद आ रही थी उसको, वो ढीला बैठा था ना, कमर सीधी नहीं थी उसकी बेटे, उसको पता नहीं चला 2,25 है का। बेटे वो सोच रहा है 0 पीरियड का, जबकि है फर्स्ट ईयर का, लिखा हुआ फर्स्ट ईयर का ही है। अच्छा सेकेंड ईयर उसको निकाल ही नहीं पा रहा, लेकिन कुछ बच्चे निकाल पा रहे हैं। 5% 2,25 का ऐड कर दें, क्योंकि 5% की सेल्स में ग्रोथ होगी, फिर इसका 5% ऐड कर दें, फिर इसका 5% ऐड कर दें, वो कहता है जी वर्किंग कैपिटल आपको 10% चाहिए। अच्छा 2,25 का कितना आएगा जी, 2,25 चाहिए, 22,500 चाहिए, 23,625 चाहिए, 24,806 चाहिए, 26,046 चाहिए, ये देख लीजिए। अच्छा लेकिन वर्किंग कैपिटल ना स्टार्टिंग में चाहिए होती है। वो कहता है चाहिए तो इतनी बड़े, कब चाहिए, ये फर्स्ट 0 पीरियड में चाहिए, ये फर्स्ट ईयर में चाहिए, ये सेकंड ईयर में चाहिए, ये थर्ड ईयर में चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्शन भी तो तभी करोगे जब आपके पास पैसे होंगे। प्रोडक्शन में समय लगेगा। वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग। वैसे यहां पे स्पेसिफाइड है कि वर्किंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देख लो भाई साहब, कुछ ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल इज आउटफ्लो, अकॉर्डिंगली वी कैन इनकॉर्पोरेट इन द कंबाइंड एनपीवी। और इसको रिकवर करेंगे कब, 5th ईयर में सारी रिकवरी हो जाएगी। कितनी रिकवर होगी, कितनी रिकवर होगी, 26,407, क्योंकि इसमें सब कुछ है। दिस विल बी टर्मिनल कैश इनफ्लो इन द 4th ईयर। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी बात समझ आ चुकी है। अगर नहीं बनाया तो बना लो भाई साहब, मैं रुका हुआ हूं, फिर आगे चलूंगा भाई साहब, कर लो भाई साहब। भाई साहब इतने प्यार से स्कूल में भी किसी ने नहीं कराया होगा जितनी एक्सप्लेनेशंस, जो नोट्स, जो डायग्राम्स, जो बातें मैं बता रहा हूं, खड़े होकर बता रहा हूं, टाई लगाकर। सेल्स, वर्किंग कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया। अब हम लेक्चर नंबर 9 में मिलेंगे बेटे, जो 3-4 क्वेश्चंस रह गए हैं हम लेक्चर नंबर 9 में करके पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट कर देंगे बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।